हाय एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग ओम्स लॉ को डिराइव करने वाले हैं। देन आफ्टर वील बी डिस्कसिंग अबाउट टाइप्स ऑफ कंडक्टर्स एंड फाइनली विल बी डिस्कसिंग अबाउट रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस में कुछ टाइप के प्रोफाइल होते हैं, क्वेश्चन जिस पर जनरली पूछे जाते हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद ओम्स लॉ। ओके, ओम्स लॉ की डेरिवेशन मैंने स्टेटमेंट जो है वो लास्ट क्लास में आप लोगों को बतला दी थी। अब हम क्या करेंगे, अब हम डेरिवेशन करेंगे इसकी। ठीक है, इसको प्रूव करेंगे। ठीक है, अब सपोज़ करो मेरे पास ये एक रजिस्टर है। ठीक है, इसमें कुछ रेजिस्टेंस रहती है। दिस इज़ येट टू बी इंट्रोड्यूस, बट मैं यहाँ पे अभी स्टिल बोल देता हूँ कि ये रेजिस्टेंस आर है। और देखो यार, एक चीज़ समझ लो कि कोई मटेरियल है जिसको हम कंडक्टर बोल रहे हैं ना, उसको हम रजिस्टर भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई पंगा है नहीं। क्यों? रीज़न क्या है? क्योंकि ये कंडक्टर जस्ट लाइक अच्छाई और रजिस्टर जस्ट लाइक बुराई। तो मतलब क्योंकि रजिस्टर टेल्स अस अबाउट द अपोज टूवर्ड्स फ्लो ऑफ करंट एंड कंडक्टर सिग्निफाइज द परमिशन टूवर्ड्स द फ्लो ऑफ करंट, राइट। सो आप किसी मटेरियल को जिसको कंडक्टर बोल रहे हो उसको रजिस्टर भी बोल सकते हो, क्योंकि कुछ ना कुछ अपोज तो होता ही है टुवर्ड्स फ्लो ऑफ करंट बाय एवरी कंडक्टर। नहीं तो सुपर कंडक्टर हो जाएगा अगर अपोज जीरो होगा तो मैं एक काम करता हूँ, एक पोटेंशियल डिफरेंस लगाता हूँ और यहाँ एक साइड प्लस हो जाएगा, दूसरी साइड क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से हमने क्या किया, प्लस माइनस एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया एंड विच कॉजेज फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट, करंट फ्लो होने लग गया। अब एक काम करो, लिखो एज वी नो दैट, देखिए ये जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं ना इक्वेशन, इसमें जितने भी लेटर्स हैं सबके आप सिंबल्स मीनिंग जानते हो, है ना। तो आप जब ड्राइव करोगे बोर्ड में तो आप क्या करोगे, आप ना साइड में सबके मीनिंग लिख दोगे। ठीक है, कि स्मॉल एन क्या है, ई क्या है, ए क्या है, वी डी क्या है ना, एवरीथिंग यू कैन राइट। अब देखो यहाँ पे मैं तुम्हें बढ़िया तरीके से समझा रहा हूँ कि यार v बराबर आई आर होता है हमारे पास। ठीक है, अब या इसका मतलब v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई शो करना है। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे यहाँ इस एक्सप्रेशन में i तो रखना है, i को तो रखना है, लेकिन v लाना है। ठीक है, i तो एज इट इज रहेगा, इसको छेड़ना नहीं है, लेकिन यहाँ पर राइट साइड मुझे एनी हाउ क्या बनाना है, v बनाना है, v। ठीक है, तो देखो हम क्या करेंगे, जो हमने लास्ट क्लास में वीडी का एक्सप्रेशन ड्राइव किया था ना, उसे यूज़ करेंगे। और वीडी का एक्सप्रेशन क्या है, यहाँ पे मैं केवल मैग्नीट्यूड यूज़ कर रहा हूँ, ई कैपिटल ई टाउ बाय एम, क्लियर। तो ये हो गया वीडी का एक्सप्रेशन, आप लिख दीजिए अलग से, सिंस वीडी इज़ व्हाट, ई टाउ बाय एम, राइट। फाइन, इसको तो हटा ही देते हैं। चलो, तो स्टूडेंट्स अब देखो हमें क्या करना है, इस ई को गायब करना है। तो यार सिचुएशन हमारे पास क्या है, ज़रा ये देखें आप लोग। सिचुएशन ये है, सपोज ये एक कंडक्टर है, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, जिसकी लेंथ एल है। आई एम कंसीडरिंग यूनिफॉर्म कंडक्टर राइट नाउ, एंड यहाँ मैंने बैटरी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस लगा रखी है। कितनी पोटेंशियल डिफरेंस लगा रखी है, कैपिटल वी पोटेंशियल डिफरेंस लगा रखी है, राइट। सो एक्सप्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या बनेगा, यहाँ लेट से एक ये प्लस है, ये माइनस है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो रखी है ई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या होगा यहाँ पे, ई बराबर, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते हो आप लोग, ठीक है, वी बाई एल। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे v इंट्रोड्यूस होने वाला है। सो दिस इम्प्लाइज दैट करंट इज व्हाट, एन ई, ये दिस ई एंड दिस ई विल मेक ई स्क्वायर, एन ई स्क्वायर ए टाउ बाय एम, एंड जो कैपिटल ई बचा रह गया यहाँ पे उसको आई कैन राइट v बाय एल। So the formula which I am getting from this step is what, v बराबर एम एल बाय एन ई स्क्वायर ए टाउ इंटू आई। ओके, सो just mention as physical conditions of conductor
are kept constant. Okay, that means ml by n e square a tau is constant. अब ये टाउ कब वेरी करता है इसके बारे में आपको बतलाऊंगा, ठीक है। तो आप सोचो ये सब कांस्टेंट हो गया, ये इनहेरेंट प्रॉपर्टी है एक्चुअली, मतलब मटेरियल में अंदर जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे थे तो टाउ मैंने डिफाइन किया था, इफ़ यू रिमेंबर दिस इज़ द रिलैक्सेशन टाइम, सो दिस इज़ द इनहेरेंट प्रॉपर्टी। तो ये सब हमने चेंज किया ही नहीं, तो ये पूरा टर्म जो है वो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट है तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i बनता है, ठीक है ना। सो दिस इम्प्लाइज दैट v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i एंड दिस इज व्हाट ओम्स लॉ। इज इट क्लियर? समझ आ रही होगी बात अच्छे से। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस कर देंगे, ठीक है। रेजिस्टेंस कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं ज़रा ये देखें। सिंस v क्या होता है, v होता है, अभी हमने डराइव किया था ml स्क्वायर बाय एन ई स्क्वायर ए टाउ, ठीक है, इनटू व्हाट i। ओके, सो यहाँ पे हम लोग v को लिखते हैं आई आर, ठीक है, क्योंकि इससे आप बोलते हो v डायरेक्टली इक्वल टू i, ये तो ओम्स लॉ है। और अब आप कह सकते हो कि यहाँ इस इक्वेशन से हमने ये लिखा है, मतलब प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाया, इक्वलिटी साइन लेके आए, तो r एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, वेयर r इज अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, r इज अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट which is also known as, क्या बोलते हैं इसको बच्चों, रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं इसको? रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, ठीक है। एंड इज गिवन बाय, इसको लिखते कैसे हैं ज़रा ये देखें, इसका एक्सप्रेशन मैं लिखूंगा, आप समझ जाओगे तुरंत। ml बाय एनी स्क्वायर ए टाउ से लिखते हैं बच्चों, देख रहे हो ये पूरा टर्म ही तो r बन रहा है, सो r की बनती है ये एक्सप्रेशन, ठीक है। फर्दर यूनिट की अगर हम बात कर लें, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है दोस्त? यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज व्हाट? ओम। इज इट क्लियर? ठीक है, ये तो पुरानी बात है, ये 10th स्टैंडर्ड में भी आपने पढ़ी होगी। अच्छा, अब यहाँ पे एक ज़रूरी बात और मैं इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ, उसको देखिएगा ध्यान से। देखिए यहाँ पे जो R है वो है ml स्क्वायर, इसको याद रख लो, है ना, मतलब इसको इनवर्क्स कर दो, ठीक है, बाकी आप याद रख लोगे, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूले में बार बार कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल में यूज़ होगा तो फिर वो अपने आप याद रह जाता है। अब आप देखें कि क्या क्या करना है हमें यहाँ पे करना ये है कि जो L है, जो A है, ये तो एक्सटर्नल प्रॉपर्टीज़ हो गई, ये तो डायमेंशंस हो गई, ठीक है, और बाकी जो M N E टाउ है ये इनहेरेंट प्रॉपर्टीज़ हो गई। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एज M N E एंड टाउ आर द इनहेरेंट प्रॉपर्टी, मतलब मटेरियल की खुद की अंदर की प्रॉपर्टीज़, ठीक है, इनहेरेंट प्रॉपर्टीज़ of material while L and A are what? Are the physical dimensions, जो इसकी dimensions है लंबाई और एरिया, are the physical dimensions, ये बाहर की प्रॉपर्टी है, ठीक है, कितनी लेंथ आप ले रहे हो, कितना एरिया ले रहे हो, तो इसलिए हम इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है। Therefore above expression can be further given as R बराबर रो L बाय A। फाइन, सो ये एक और इम्पॉर्टेंट रिलेशन आता है, वेयर रो क्या है? रो इज द रेजिस्टिविटी, इसको क्या बोलते हैं बच्चों? रेजिस्टिविटी बोलते हैं, है ना, इसके बारे में शायद सुना होगा आपने, रेजिस्टिविटी ऑफ
मटेरियल मटेरियल की होती है ये प्रॉपर्टी, है ना, मटेरियल ऑफ कंडक्टर। अब आप देखो मैं कैसे बोल रहा हूँ कि ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है, क्योंकि जो रो है वो गिवन होगा, अगर आप कंपेयर कर लें इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को, रो विल बी गिवन बाय m बाय एन ई स्क्वायर टाउ। तो मैं पहले ही आपको ये चीज़ सिखा रहा था कि जो r है वो दो चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है, एक तो इंटरनल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंडक्टर और एक एक्सटर्नल डायमेंशंस। तो हमने क्या किया, इंटरनल प्रॉपर्टीज़ को लेके एक अलग से टर्म डिफाइन कर दिया। अब यहाँ पे एक बात मैं तुम्हें बताता हूँ, कुछ स्टूडेंट्स पता है क्या सोचते हैं कि सर जब ये फॉर्मूला है तो रो बराबर आर ए बाय एल भी तो हो जाएगा, इसका मतलब सर ये जो रो है वो डिपेंड करेगा किस पर, डिपेंड करेगा ए पर, एल पर। नहीं भैया, ऐसा नहीं है, इस फॉर्मूले से ऐसा नहीं बोल सकते आप। ऐसा नहीं है कि एरिया डबल कर दिया तो रो डबल हो जाएगा, है ना। आप ये देखो कि एरिया डबल करते हो तो आर हाफ हो जाता है, मतलब रो एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि रो जो एक्सटर्नल प्रॉपर्टी है ना, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, डायमेंशंस हैं, उन पर डिपेंड कर ही नहीं रहा, अंदर की प्रॉपर्टी पे डिपेंड कर रहा है। तो वो तो चेंज होगी नहीं ना, एरिया आप चेंज कर दो या लेंथ चेंज कर दो, उससे तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं ना बच्चों। तो दैट्स वाई आई एम सेइंग कि यहाँ पे जो रो है वो लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करेगा, इंटरनल प्रॉपर्टी है, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और रो को हम और कुछ और भी बोलते हैं, रो इज ऑल्सो नोन एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है। फटाफट से रो की यूनिट के बारे में सोचो ज़रा, यूनिट क्या होगी, यूनिट क्या होगी, यूनिट ऑफ रो ये होगी ओम मीटर। खुद चेक करके देखो, इसको आप खुद चेक करेंगे, ओम मीटर इज़ द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ये ओम हो गया और इधर से मीटर आ जाएगा, ये मीटर स्क्वायर है एक्चुअली, और ऊपर मीटर है तो वो कैंसिल करेगा, मीटर बचेगा। सो दिस इज़ अबाउट रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। अब मैं इस पर क्वेश्चंस आपको समझाऊंगा, क्वेश्चंस पर भी आऊँगा, बट ये हमने रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी अभी इंट्रोड्यूस किया है। और यहाँ पे बच्चों एक टर्म और आता है कंडक्टिविटी अलॉन्ग विद रेजिस्टिविटी। तो कंडक्टिविटी क्या होती है वो देख लेते हैं। इट इज़ रिप्रेजेंट बाय सिग्मा एंड दिस इज़ व्हाट रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, ठीक है ना, दिस कैन बी इजीली अंडरस्टूड। तो 1/रो होती है सिग्मा, ठीक है। और जो एक्सप्रेशन बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, उसका उल्टा बन जाएगा। रो का एक्सप्रेशन क्या है, m बाय एन ई स्क्वायर टाउ, तो इसका एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, एन ई स्क्वायर टाउ बाय एम, ठीक है ना साहब, क्लियर। तो कंडक्टिविटी का ये फंडा है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ टाइप्स ऑफ सबस्टेंस। मतलब दो तरीके के सबस्टेंस होते हैं, कुछ सबस्टेंस ऐसे होते हैं जो ओम्स लॉ फॉलो करते हैं, और कुछ सबस्टेंस ऐसे होते हैं जो ओम्स लॉ फॉलो नहीं करते। सबस्टेंस की जगह कंडक्टर भी कुछ बुक्स में लिखा रहता है, तो हम ओमिक सबस्टेंस बोलते हैं उनको जो ओम्स लॉ फॉलो करते हैं, ठीक है। सो सच सबस्टेंस, लेट मी राइट, सच सबस्टेंस फॉलोज ओम्स लॉ, ठीक है। बहुत ही आसान बात है। और इसके लिए बच्चों अगर हम V और I का ग्राफ बनाएं तो कैसा ग्राफ बनेगा, बहुत ही आसान है, दिस इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। कि जो ग्राफ होगा V और I का ग्राफ, वो एक स्ट्रेट लाइन होगा ओरिजिनेटिंग फ्रॉम ज़ीरो, ठीक है, ज़ीरो से स्टार्ट होगा और इस तरह से स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये सपोज़ वाई एक्सिस, या वाई छोड़ो, इसको हम क्या बोल रहे हैं, इसको हम वी एक्सिस बोल रहे हैं पोटेंशियल, और ये आई है, और इसका जो ग्राफ है क्योंकि वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई है, सो यू विल गेट स्ट्रेट लाइन, ठीक है। सो दीज आर ओमिक सबस्टेंसेस, ओके राइट। एंड सेकेंड जो कैटेगरी है वो क्या है, वो है नॉन ओमिक सबस्टेंसेस, नॉन ओमिक सबस्टेंसेस। अब यार ये नॉन ओमिक सबस्टेंसेस क्या होते हैं स्टूडेंट्स, नॉन ओमिक सबस्टेंसेस वो सबस्टेंसेस हैं जो ओम्स लॉ फॉलो नहीं करते, अंडरस्टूड है। सो दीज सबस्टेंसेस डू नॉट फॉलो ओम्स लॉ, राइट।
सो एक बहुत ही सिंपल बात है जो यहाँ पे आपको समझनी है कि ओम्स लॉ फॉलो नहीं करते हैं। अब एक दो एग्जांपल यार इसका ध्यान रख लो, ठीक है। जैसे एग्जांपल में क्या आता है, सेमीकंडक्टर्स आते हैं। अब ये सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं सर, कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच की कैटेगरी जो होती है ना वो सेमीकंडक्टर होती है। तो सर सेमीकंडक्टर हम पढ़ेंगे कहाँ, सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे एट द एंड ऑफ द सिलेबस, ठीक है, वो लास्ट चैप्टर ही है। तो सेमीकंडक्टर में क्या आता है सर, सेमीकंडक्टर में आता है हमारे पास सिंपल सा पी एन डायोड ले लेते हैं कोई, बस ये ध्यान रख लो, ठीक है। पी एन वी एन छोड़ो, चलो डायोड बोल देते हैं, डायोड। और इसके लिए ना एक ग्राफ कई बार अगर पूछ लेता है ना तो फिर एक ग्राफ भी बना दो तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। वी और आई यहाँ पे ना ये तो अंडरस्टूड है यार कि ये ना मतलब स्ट्रेट लाइन तो मिलने से रहा आपको, ठीक है। तो ग्राफ किस तरीके का मिलेगा ये देखना है, वी वर्सेस आई ग्राफ। कुछ इस तरीके से ग्राफ मिलता है। देखो मैंने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे वी इधर ले रखा है, ठीक है, एक्सेस चेंज कर दिए, बट आपको उस सब से मतलब नहीं है, आपको बस एक चीज़ से मतलब है। ये ऐसे ही होता है, ग्राफ ऐसे ही मिलता है यार एक्चुअली। आपको मतलब है बस इस बात से कि यार ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, कर्व है, ठीक है ना। सो दिस वाज अबाउट ओमिक एंड नॉन ओमिक सब्सटेंसेस, ठीक है। अब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, प्रोफाइल कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। ये डेरिवेशन जो मैंने कराया है और ये आप लोग प्रॉपरली नोट्स बनाते रहिए और इसको आप ना डेरिवेशन को एक बार खुद से और करके देख लीजिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।